नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को भी चुनाव जीतने के लिए हर राज्य की लगाम अपने मुट्ठी में चाहिए। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री शायद इस भारत देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर इस समय देश में मौजूद हैं। और करीब 3 महीने के बाद ही इस भारत देश की जनता को एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री को ही चुनना है। और सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री को किस बात का डर होगा? और यह बात मान करके जब हर कोई इस दौर में चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराना मुश्किल है, तो इन सब के बावजूद भी हर राज्य दर राज्य या तो समझौता कर लिया जाए, या फिर कोई डील हो जाए, या फिर उसको डरा दिया जाए, या फिर सरकार को हिला दिया जाए, या फिर हो सके तो सरकार ही पलट दी जाए। क्योंकि हर किसी की लगाम मुट्ठी में चाहिए, और लगाम जब मुट्ठी में अगर रहेगी तो मतलब दो ही होती है। एक तो वहां का सिस्टम या सरकार अपने हाथ में हो, और नहीं तो उसके जरिए चुनाव को प्रभावित भी किया जा सकता है। खास तौर पर उन सीटों के ऊपर जहां पर मार्जिन बहुत कम का होता है, अंतर बहुत कम का होता है। तो क्या सियासी तौर पर एक शिकस्त से बचने के लिए कि किसी भी हालत में 272 के नीचे भारतीय जनता पार्टी आ न जाए, तो चुनाव से ठीक पहले गारंटी चाहिए। तो चुनाव से ठीक पहले हर हाल में हर राज्य की लगाम भी अपने मुट्ठी में चाहिए। और यह एक ऐसी विसात है जिसमें कोई मायने, कोई मुद्दा रखता ही नहीं है। क्योंकि सिस्टम और सरकार आपके पास अगर होगी तो फिर कौन सा मुद्दा इस दौर में मायने रखेगा? और उन मुद्दों के आश्रय अगर कोई नैरेटिव इस भारत देश में अगर सेट किया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है, तो पहली बार इस घालमेल जो है नेशनलिज्म और हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व कार्ड और राष्ट्रवाद दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से अयोध्या से लेकर के बनारस और बनारस से लेकर के उज्जैन और अब तो कामाख्या तक पहुंच चुके हैं। संदेश मैसेज एक ही होता है कि दरअसल मंदिरों का अतीत, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति भारत देश की नींव से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवाद की यह परिभाषा इसी दायरे में आप लोग सबको देखना पड़ेगा। तो आज जरा पूरे एक एक करके इन सारी बातों को परखे समझे कि हर राज्य की लगाम अब क्यों मुट्ठी में चाहिए और इस समय परिस्थिति क्या है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा में मौजूद थे, लेकिन उनके भाषण का एक भी हिस्सा ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि वहां की सरकार को निशाने पे हो। करीब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार जब इस भारत देश में थी, उसने क्या कुछ किया, और उससे पहले आजादी के बाद से लेकर 2014 तक क्या कुछ और कितने अंधेरे में ओडिशा समाया रहा, उसकी सबसे बड़ी कारण कांग्रेस है। यानी वहां की सरकार के साथ समझौता हो गया। यानी नवीन पटनायक और विपक्ष में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दोस्त के भूमिका में, और मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यहीं पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। इस समय कुछ भी खर्च नहीं होता है, कर दीजिए। और हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। बहरहाल नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री अपने मित्र बताने से हिचके नहीं, तो यही समझौता जगन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में हो गया। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो दोनों में होड़ थी, चंद्रबाबू नायडू के भीतर और जगन रेड्डी के भीतर। लेकिन एक बात साफ समझ में आता है कि आंध्र प्रदेश के भीतर भी राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पहुंच पकड़ हो या फिर ना हो, लेकिन किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर पर वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो या फिर कांग्रेस हो, उनको भी उपजने आगे बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि 272 ही नहीं, सॉरी 272 ही नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ा आंकड़ा लोकसभा चुनाव में लेकर के आना है बीजेपी को। तो एक एक स्टेप चलते हैं, एक एक कदम चलते हैं। केवल बीजेडी वाईएसआर का ही जिक्र यहां पर अभी किया, लेकिन इस भारत देश के मानचित्र पर अगर देखेंगे तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें थी जिसको प्रभावित कर सकते थे। अगर वहां पर हाथ में लगाम न होती, चुनाव हार जाते तो। लेकिन वहां पर तो अपनी सरकार बना लिया गया। बिहार की कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, जहां पर लगाम हाथ में अगर नहीं होती तो क्या कुछ हाथों से निकल जाता, कितनी सीटें प्रभावित होती, तो वहां पर सरकार गिरा दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों के दायरे में उत्तर प्रदेश के भीतर त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। मायावती की खामोशी या उनका अलग रहना उस दिशा की एक संकेत का, राजनीति का एक हिस्सा है। ये त्रिकोणीय मुकाबला बंगाल के भीतर भी होना है।
अन्यथा वहां पर मुश्किल हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर वहां समझौता हो गया तो त्रिकोणीय मुकाबला एक समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी को जीत तो दिला ही देगी। उस दिशा में ये रेखा आगे बढ़ा दिया गया है। तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके बाद अगर देखिएगा तो कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक के भीतर जेडीएस के साथ समझौता कर लिया गया, 4 सीटें उसे मिल गई, लेकिन उसको साथ में लेने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई क्योंकि जब आप निगरानी अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो फिर वहां के स्थानीय कैडर को, जो वहां के रीजनल पार्टी होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है, उसको साथ लेकर के चलना है। तो समझौता वहां पर जेडीएस के साथ हो गया, यानी देवगौड़ा साहब के साथ हो गया। वहीं पर तेलंगाना के भीतर कल तक जो खासतौर पर विरोधी थी पीआरएस यानी चंद्रशेखर राव, अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के खिलाफ समझौता उससे भी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंदरूनी तौर पर चंद्रबाबू नायडू का साथ कहीं तेलंगाना के भीतर इस विधानसभा चुनाव में किसी तौर पर खुले तौर पर तो नजर नहीं आया था। तो यहां पर बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव का काम करेगा, वहां पर अपने तौर पर जगन रेड्डी का काम करेगा और अपने तौर पर जेडीएस का भी करेगा। यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर भी समझौता होगा। और ये सारी परिस्थिति पश्चिम बंगाल के भीतर के बाद झारखंड के भीतर भी डगमगाती हुई हेमंत सरकार, जिसको कि कल बहुमत साबित करना रहेगा। अगर वो साबित कर दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे। अब सवाल होता है कि उन राज्यों के भीतर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मोदी से अलग रहती है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, या फिर वाजपेयी काल के उस दौर में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब थे, अब वो भी नहीं है। अब तो यहां तक दिल्ली में, तो दिल्ली की पहरेदारी इस भारत देश के भीतर में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं बचा है। अगर हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जब आप समझना शुरू करेंगे तो फिर वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर डील नहीं हो पा रही है। फिर आप सोचेंगे आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर बहुत हंगामा मचा रही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा चुनाव के समय तक का, क्योंकि यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के भीतर होगा। अब सियासी तौर पर यह एक ऐसी बिसात है दिल्ली की, जो इस बिसात के आश्रय अगर हर परिस्थिति को अगर भांपना आप शुरू करेंगे तो सच में राज्य दर राज्य जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल हालात है, उन जगहों के कौन कौन सी सीट और उनकी कितनी संख्या है, तो इस भारत देश में करीब करीब 70 सीटें ऐसी है जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिसल सकती है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर वहां समझौता गठबंधन के साथ अगर हो गया तो वहीं दूसरी ओर लगाम अगर अपने मुट्ठी में नहीं रही तो क्या सच में यह एक ऐसी राजनीति बिसात है 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसमें शक होने की गुंजाइश पूरी है। एक एक करके एक एक राज्य के जरिए इस सीटों के ऊपर हम बात करें उससे पहले एक बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों इस समय में मंदिर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और पहली बार जो है नेशनलिज्म और हिंदुइज्म, राष्ट्रवाद और दोनों को मिला करके इस भारत देश के भीतर भारत देश की संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद को मिलाकर मंदिर के आश्रय परोस रहे हैं, जिसको आज वो कामाख्या कॉरिडोर को लेकर के जब असम वो पहुंचे तो वहां पर ऐलान के साथ जो कुछ भी उन्होंने कहा वह राजनीतिक तौर पर कितना मान्य हो या फिर ना मान्य हो, लेकिन निगाहें और निशाना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या के बाद कामाख्या मंदिर है। इसको जरा आप ध्यान दे देखिए। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। हमारे तीर्थ,
हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा। अब तक की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा माना गया कि हिंदुत्व का राग अलग होता है और राष्ट्रवाद का राग अलग होता है। राष्ट्रवाद सेना से जुड़ जाए, धारा 370 से जुड़ जाए, G20 से जुड़ जाए, चंद्रयान से जुड़ जाए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर दखल से जुड़ जाए, लेकिन हिंदुत्व का राग अलग होता है। लेकिन कामाख्या पहुंचते पहुंचते यानी असम पहुंचते पहुंचते दोनों की बीच की रेखा आपको मिटती हुई साफ स्पष्ट दिखाई देगा। तो यह एक वैचारिक बदलाव की परिस्थिति है। तो क्या इससे चुनावी जीत मिल जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? जी नहीं। चुनावी जिक्र तो तब जो शुरू में जो हर राज्य की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए, जो मैंने शुरुआत में कहा। अगर इन परिस्थितियों को आप समझना शुरू करें तो खास तौर पर बिहार के भीतर अगर नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ होते तो बड़ा घाटा खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में हर कोई को पता है। लेकिन अगला सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी सीटें थी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लग रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना अगर आकलन करना शुरू करें वर्तमान समय में तो वहां पर हार भी मिल सकती है। मसलन जहानाबाद की सीट होती है, वहां पर जेडीयू जीत गई थी 1751 वोट से। तो भारतीय जनता पार्टी को ये वहां पर समझाना पड़ा या फिर भारतीय जनता पार्टी की अनुकूल परिस्थिति थी कि अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। कमोबेश कटिहार के भीतर भी जेडीयू जीती थी करीब 57,000 वोट से, लेकिन सामने कांग्रेस थी। अब ये तीनों एक साथ खड़े होते तो मुश्किल। अब इन सबके साथ साथ अगर पाटलिपुत्र की सीट में अगर देखेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 39,000 वोटों से करीब जीती थी। करीब करीब 7 सीटें ऐसी है जो अगर फिसल जाती भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कैसे जीतेगी। इस दायरे के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हालात ये थी कि अगर लगाम अपने मुट्ठी में रहेगी तो सिस्टम मुट्ठी में रहेगा। और खास तौर पर झारखंड के भीतर, वहां पर बिहार में तो चीजें को पलट दी गई, लेकिन झारखंड के भीतर तो डगमगाई है। वहां की 3 सीट अगर देखेंगे, दुमका, खूंटी और लोहरदगा, तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती। खूंटी की सीट केवल 1445 वोटों से जीती, जहां पर अर्जुन मुंडा जीते थे। दुमका की सीट हालांकि 47,000, वहां से सीवी सोरेन हारे थे, जो इस बार संभव ही नहीं था कि वहां पर हारेंगे शिबू सोरेन। लेकिन ये परिस्थिति कहती है कि अगर अपने हाथ में सिस्टम रहे तो कुछ भी हो सकता है। और पिछले दौर की जब चुनाव हो रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी और लोहरदगा के भीतर भी 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सवाल उठता है कि अगर बिहार, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, सत्ता की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जहां पर खास तौर पर 6 सीटें ऐसी होती हैं जो अगोला की होती है, औरंगाबाद की परिस्थिति होती है, चंद्रपुर की होती है, नांदेड़ की सीट होती है और रायगढ़ की सीट होती है। इसके भीतर केवल नांदेड़ की सीट ऐसी होती है जिसको भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर मुट्ठी में सिस्टम रहे तो जीत सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके अलावे 9 ऐसी सीटें होती है लोकसभा की जहां पर उस दौर में कोई सिस्टम काम कर रहा था, जब अपनी ही सरकार थी और अपने अनुकूल सारी चीजें थी, तो सिस्टम क्या मायने ज्यादा इस दौर में रखता है। और इन परिस्थितियों में अगर पश्चिम बंगाल के भीतर अगर झांकिएगा तो वहां से केवल आपको सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहां पर केवल टीएमसी और ममता बनर्जी को अगर 43% वोट पड़े 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 40% भारतीय जनता पार्टी को भी मिली। 18 सीटें भी मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में। लेकिन इन 18 सीटों में से 14 सीटें करीब ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी जितनी वोटों से जीती है, वहीं दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस को जितने वोट पड़े हैं वह उस अंतर से कहीं ज्यादा होता है। अब संदेश होता है कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर पश्चिम बंगाल में चल पड़ता तो एक ही झटके में पश्चिम बंगाल से सुपरा साफ भारतीय जनता पार्टी का हो जाता। खास तौर पर अगर बात करना हम शुरू करें बालूर की, बर्धमान, दुर्गापुर की सीटें,
बैरकपुर की सीटें, बिष्णुपुर की सीटें, कूच बिहार की सीटें, हुगली की सीटें, जलपाईगुड़ी की सीट, झारग्राम की सीट, मालदा उत्तर की सीट, बेदनीपुर की सीट, रायगंज की सीट, बनगांव की सीट, इतनी बड़ी संख्या में बात करते हैं। बनगांव के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत गई, तो वहीं दूसरी ओर 1 लाख से ज्यादा वोट को तो सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर के पाया था। अगर सब इकट्ठा कर जाए तो फिर तो गणित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगी। तो क्या यही कारण है कि पहली बार जो डील की जा रही है उसमें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जो 2 दिन पहले इस बात का जिक्र कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो हिंदू हिंदू कहती है, और जब कांग्रेस और लेफ्ट आते हैं तो ये मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं। लेकिन मैं तो हर धर्म को मानती हूँ। जरा आज इस आवाज को आप देखना चाहिए आपको कि उस राजनीतिक विषाद पर जब सेक्युलरिज्म का जिक्र किया जाता हो और यह इस बात को मान करके चला जाता हो कि इंडिया गठबंधन के भीतर धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता, लेकिन उसी धर्म को राजनीतिक ढाल बनाते हुए ममता बनर्जी ने जो बात 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में कही थी उसको जरा आप देखिए एक बार। চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুশ্রী, হিন্দুদের দিচ্ছে সুশ্রী বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুশ্রী মুসলিমদের। ও করবে হিন্দু আর ও করবে মুসলিম, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান হয়েও আমরা সব বাদ। এটা হতে পারে না। तो ममता बनर्जी साफ तौर पे कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का वोट चाहिए और कांग्रेस और सीपीएम अगर मिल जाती है पश्चिम बंगाल में यानी वामपंथी दल तो ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बात करती है और हम तो सभी के और सभी मेरे साथ है पश्चिम बंगाल में, तो वहां तालियां बजती है। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटों का जो आंकड़ा जो आपके साथ शेयर किए, वर्धमान दुर्गापुर में केवल भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2439 वोटों से, बलूर घाट के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीती थी 33,000 वोटों से, बैरकपुर में करीब 14,857 वोटों से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, बिष्णुपुर में 78,000 वोटों से जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन बिष्णुपुर के भीतर सीपीएम को अकेले 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को करीब 18-19-20,000 वोट पड़ा था। उच्च बिहार के भीतर 54,000 वोटों से जीती थी, वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक को 46,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस को 28,000 से ज्यादा वोट पड़े। हुगली के भीतर वह जीती 73,000 वोटों से, लेकिन वहां पर सीपीएम को करीब 1.25 लाख वोट मिले थे, कांग्रेस को करीब 25,000 से ज्यादा वोट मिली थी। जलपाईगुड़ी के भीतर वह जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी 1,84,000 वोटों से, इतने अंतर से जीती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीपीएम और टीएमसी को हरका रही थी हर जगह पर, लेकिन यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस को अगर इकट्ठा कर दीजिएगा तो वह 1 लाख से ज्यादा वोट के दायरे में एक ही झटके में आकर खड़े हो जाते। और झारग्राम के भीतर वो 11,000 वोटों से जीतते, टीएमसी को हटा देती है और वहां पर सीपीएम और कांग्रेस को जोड़ दीजिएगा तो करीब 1 लाख से अधिक वोट ही होंगे। इसी प्रकार से मालदा उत्तर के भीतर अगर वह 84,000 वोटों से जीत जाती है तो वहां पर कांग्रेसों के पास 3 लाख वोट बर्बाद होते हैं, जो कि मिल भी गए। और तीसरे नंबर पर मेदिनीपुर के भीतर वो 88,000 वोट से जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सीपीआई और कांग्रेस को अगर इकट्ठा कर दीजिएगा तो वह इस 88,000 वोट को पार कर जाती है। रायगंज में करीब 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहीं से 1,82,000 वोट कांग्रेस और वो दोनों मिलकर के पाते हैं। संदेश बहुत साफ जाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर पश्चिम बंगाल के भीतर एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो जाता, कहां पर डील करना, कहां डराना है, कहां समझौता करना। और इसीलिए नए मित्र दोस्त नवीन पटनायक जब कल ताल ठोक रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचकर, तो अपने दोस्त के तौर पर कह रहे थे, लेकिन वहां के भीतर ओडिशा के भीतर कभी अगर सच देखे तो उसमें बालासोर होता है, भुवनेश्वर का जगह होता है, कालाहांडी होता है, मयूरभंज का इलाका होता है, संबलपुर का इलाका होता है। ये जो 6 सीटें हैं जो करीब एक ही झटके में फिसल जाएगी, तो क्या अपने हाथ में अपने मुट्ठी में लगाम भारतीय जनता पार्टी चाहती है? इसीलिए वो इस तरीके की राजनीति में आगे बढ़ चुकी है कि उसको इस बात का पता है कि उसको सिस्टम तो एक काम करता है, जिले का कलेक्टर तो काम करता है, पुलिस प्रशासन तो काम करते है, उसके बाद सेकेंड स्थान चाहे सेंट्रल फोर्सेस की हो। लेकिन अगर राज्य के भीतर अपनी सरकार है, अपना सिस्टम है पूरा, और जब दोस्तों को वहां इकट्ठा कर लिया, चाहे वह जगन रेड्डी साहब हो, चाहे वह नवीन पटनायक हो ओडिशा में, चाहे वह देव गौड़ा हो, चाहे वह चंद्रशेखर राव हो, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार नहीं है,
लेकिन जब सारे को इकट्ठा कर लिया तो एक बात की गारंटी हो जाती है, और इससे हट करके अगर उसको डरा दिया गया ममता बनर्जी को, अगर पूरी तरह ढा ही दिया गया, उसमें नीतीश कुमार को शामिल कर लीजिए, एक बात तो तय होता है कि बहुमत ने भारतीय जनता पार्टी ही आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। चाहे वो अपने बहुमत अपने बूते नहीं पा सके, लेकिन गठबंधन के साथ सभी साथी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्या 272 के आंकड़े को अपने पाले में लाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब राज्य को छत्रकों को भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे समझौता और डील करे कि देखिए इस लोकसभा चुनाव के भीतर आप हमारे साथ, हम राज्य की राजनीति के भीतर आपके साथ होंगे? क्या इस तरह का पूरा गठबंधन की राजनीति राज्य दर राज्य यही कह रहा है? और इसके भीतर सबसे महत्वपूर्ण तो उत्तर प्रदेश राज्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर बीते चुनाव के भीतर जो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ, उसमें सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हासिल हुआ। बदायूं जहां से धर्मेंद्र यादव हार गए, वो केवल 18,000 वोटों से हारे थे। वहां संघमित्रा मौर्य जीते, जिनके पिताजी समाजवादी पार्टी के भीतर होते हैं। बागपत के भीतर 23,000 वोटों से केवल भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सत्यपाल सिंह हारे कौन थे? जयंत चौधरी। क्या ऐसा संभव है इस बार? मुश्किल हालात है। तो क्या उनको भी डिगाया जाएगा? हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के भीतर अगर आप देखिएगा तो मुजफ्फरनगर, यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी जीती केवल 6,526 वोटों से, जहां पर अरल्डी के अजीत सिंह हार गए थे। 5,67,000 वोट पाकर के भी हार गए, क्योंकि वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को 5,73,000 वोट मिले थे। तो क्या 6,500 वोट मैनेज हो जाते हैं अगर सिस्टम अपने मुट्ठी में रहे, लगाम अपने मुट्ठी में हो? सहारनपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीएसपी जीती थी और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी वहां पर, और वहां पर जो है कांग्रेस के इमरान मसूद थे, जिनको करीब 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे। लेकिन अब बीएसपी को अलग करके त्रिकोणीय मुकाबला की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में ला दी गई। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है बीएसपी, तो बीएसपी के जो 2 सीटें महत्वपूर्ण होते हैं, शास्त्री और सहारनपुर, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन बहुत कम अंतर से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी सीटों को अगर बढ़ाना है तो मायावती को अलग थलग रखना पड़ेगा, और मायावती अगर अलग थलग रहेगी तो उनके वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। क्या उसके गठबंधन की राजनीति इस दिशा में आगे बढ़ती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो जाती है, क्योंकि लगाम अपने मुट्ठी में रहेगी। तो शास्त्री में केवल 5,320 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी ने हराया था। वहां पर कांग्रेस को 58,000 वोट पड़े थे, लेकिन कोई मायने नहीं रखते हैं। अब यहां पर एक बात देखना पड़ेगा, अगर सुल्तानपुर के भीतर देखेंगे, जहां पर मेनका गांधी जीती थी, वो केवल 14,000 वोटों से जीती थी, उन्होंने बीएसपी को हराया था। वहां पर कांग्रेस को 41,000 वोट मायने नहीं रखती थी। यानी अलग अलग जगहों की परिस्थिति अगर देखेंगे तो कहती है कि कहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो जाएगी, कहां पर किस प्रकार से बिल्कुल लगाम अपने मुट्ठी में अगर रहे तो इतने वोट मैनेज किए जा सकते हैं। और ये लेकर के करीब 35 से 70 सीटें इस भारत देश के भीतर में लोकसभा की है, जो सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कर ही रही है। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश में करीब संतकबीरनगर, शास्त्री, सुल्तानपुर, बदायूं, बागपत, बलिया, बस्ती, चंदौली, कन्नौज, मेरठ, इस प्रकार की जो सीटें हैं अगर देखते जाएंगे, तब ये सवाल उठता है, आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या एक ताकतवर व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए इतनी ताकत की आवश्यकता और पड़ रही है, जहां पर अपने हिसाब से सिस्टम भी चल सके, वो सिस्टम राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, दोनों अगर साथ चले तो इसके बाद बचता क्या है? और यही सवाल जो है शायद लोकसभा चुनाव के भीतर समा चुका है, 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर, कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले किन किन राज्यों के भीतर किस किस मुख्यमंत्री को डिगा देना है, या फिर वहां की सरकार को पलट देनी है, या फिर डील कर लेनी है, या फिर अपने साथ ला करके खड़ा करने की इतनी मजबूर कर ही देना है। इन्हीं सारी परिस्थितियों के दिशा में पूरी बिसात दिल्ली की बिछ रही है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।